क्यों में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन कवर करूंगा जिनके मुझे लगता है आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये जो बीता हुआ एक महीना था, इसमें मुझे आपके सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मिले कि साइंस के क्वेश्चन बनाने के लिए, खासकर रेलवेज और एसएससी सीजीएल के लिए। साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आता है रेलवे और एसएससी सीजीएल के अंदर। अगर एसएससी सीजीएल के अंदर 50 सवाल आते हैं तो उसमें से 20 साइंस के आते हैं। और साइंस में जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट फिजिक्स के क्वेश्चन अब उतने ही आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम देख सकते हैं आप साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती, खासकर जो बीकॉम या बीए बैकग्राउंड के छात्र हैं, फिजिक्स समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करूंगा जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले फिजिक्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे, चाहे एसएससी सीजीएल, चाहे सीएचएसएल या एफसीआई। और ये वीडियोस पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और इनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मैंने वो वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं जिनमें कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट्स फिजिक्स के समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। और इसमें इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आप इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। पहला सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हवा को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, किस वजह से? क्या कारण है कि हवा को रिमूव कर दिया जाता है बल्ब के अंदर से? देखिए, पहले आपको यह याद रखना है, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है, विद्युत जनरेट होता है। और यानी कि जो एनर्जी इसमें जनरेट होती है, इसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी के अंदर, क्योंकि बल्ब हमें प्रकाश देता है। और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है अंदर, यह फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अब अगर इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी तो ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन किसी भी धातु के साथ उसे मिलके उसे ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक धातु लेता हूं तो जिंक धातु के अंदर ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके जिंक ऑक्साइड बना देगी। इसी तरह कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड बना देगी। इसी तरह लेड के साथ लेड ऑक्साइड। यानी कि कोई भी धातु हो, अगर उसमें ऑक्सीजन पड़ जाए तो वो धातु खराब हो जाएगी। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। धातु के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होती है या कार्बन रिमूव उससे करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब अगर ऑक्सीडेशन हो गया फिलामेंट का तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम हवा हटा देते हैं, क्योंकि हवा के अंदर आप जानते हैं 78% के आसपास नाइट्रोजन होता है और 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है। यानी हमारी जो हवा है उसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा है। इसलिए आंसर है बी। ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट को बचाने के लिए हम एयर हटा देते हैं बल्ब के अंदर से। और बल्ब पे एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है, किसी और धातु का क्यों नहीं? क्योंकि टंगस्टन, वो तापमान, वो टेम्परेचर जिस पे टंगस्टन पिघलता है वो काफी ज्यादा है। और बल्ब के अंदर गर्मी प्रोड्यूस होती है, सिर्फ प्रकाश ही नहीं प्रोड्यूस होता, गर्मी भी निकलती है बल्ब से। तो अगर जल्दी से पिघल जाएगा कोई धातु तो बल्ब की गर्मी से ही पिघल जाएगा। टंगस्टन पिघलता नहीं है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो धातुओं में सबसे ज्यादा है, इसलिए टंगस्टन का बना होता है। ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, आपके 4 ऑप्शन हैं ये। वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, बिजली बनाता है, या डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, करंट, हमारे जो घरों में करंट आता है, आपको यह याद रखना है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट एक तरंग के रूप में बहता है, यानी एक वेव के रूप में बहता है। और डायरेक्ट करंट एक ही दिशा में सीधा बहता है। यह फर्क है डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। अब हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों आता है, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को कम या ज्यादा किया जा सकता है ट्रांसफार्मर से। यानी ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है, बिजली कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि वो वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं जो हमारे घर के अंदर आ रहा है, तो उससे उनका बहुत पैसा बचता है। क्योंकि करंट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट के लंबे साइकिल होते हैं वेव के, तो वो जल्दी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए हमारे घर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट आता है और ट्रांसफार्मर यूज करके बिजली कंपनियां बहुत सारा पैसा बचा लेती हैं। सो आंसर है ए, स्टेपिंग अप और डाउन वोल्टेज। वोल्टेज कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है ट्रांसफार्मर। दूसरी बात, एक बात और याद रखना एग्जाम के लिए, आप ट्रांसफार्मर को सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट को कम ज्यादा करने के लिए यूज कर सकते हो, डायरेक्ट करंट को कम ज्यादा यूज करने के लिए नहीं यूज करते। ऑल्टरनेटिंग करंट को ही सिर्फ ट्रांसफार्मर कम ज्यादा कर सकता है। अगला सवाल, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या फायदा है डायरेक्ट करंट के मुकाबले? अब जैसा मैंने बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या फायदा है? ऑल्टरनेटिंग करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से। और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो मान लीजिए बिजली का कोई खंभा है, वहां से हमारे घर में करंट आ रहा है,
अब वो ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो यानी कि वो बड़े लंबे समय लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि बिजली का खंभा जरूरी नहीं है हमारे घर के एकदम ऊपर हो, बिजली का खंभा हो सकता है हमारे घर से बहुत दूर हो, यानी करंट को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इसकी वजह से पावर लॉस कम होगा। डायरेक्ट करंट के अंदर पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है और यहां से डायरेक्ट करंट बह रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो करंट यहां से यहां बहेगा, उसमें करंट बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसका। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट बहेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो क्वांटिटी है वो कम लॉस होगा। सो आंसर है ए, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद मिनिमम पावर लॉस। अगला सवाल है क्यूरी किसकी मापने की एक इकाई है, क्यूरी किसकी यूनिट है। देखिए ये क्यूरी नाम रखा गया मैडम मारी क्यूरी के नाम पे, मैडम मारी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी ने डिस्कवर करी रेडियोधर्मी किरणें यानी रेडियो एक्टिविटी। सो आंसर है डी, क्यूरी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। और मैडम मैरी क्यूरी जो थी ये पोलैंड देश की थी। पोलैंड एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर जिसकी राजधानी है हेलसिंकी, और पोलैंड देश की थी, इसीलिए इन्होंने 2 रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर करे। एक का नाम है रेडियम, तो रेडियम का आविष्कार किसने किया, मैडम मारी क्यूरी ने। और दूसरा, क्योंकि ये पोलैंड की थी तो इन्होंने उसका नाम रख दिया पोलोनियम, क्योंकि अपने देश को सम्मान देना चाहती थी, पोलैंड के नाम पे रख दिया पोलोनियम। तो 2 रेडियोधर्मी तत्व यानी 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर करे मैडम मारी क्यूरी ने, एक रेडियम दूसरा पोलोनियम। और मैडम मारी क्यूरी के साथ उनके हस्बैंड भी थे जिन्होंने इनका बहुत साथ दिया, इनका नाम था पियर क्यूरी। तो मैडम मारी क्यूरी और पियर क्यूरी दोनों थे, और मैडम मारी क्यूरी को सम्मानित करने के लिए रेडियो एक्टिविटी की नापने की इकाई यानी यूनिट रख दी गई क्यूरी। इस पे यूनिट पे एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आएगा, हर एक की यूनिट पता होनी चाहिए। करंट को किसमें नापते हैं, करंट को नापते हैं एम्पियर के अंदर। वोल्टेज को किसमें नापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं, आसान है। लुमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडेला में, और मैग्नेटिक फील्ड को नापते हैं टेस्ला में। तो ये सारी यूनिट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस हम किस में नापते हैं, लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब देखिए ये क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं। गलत क्यों होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पावर की बात नहीं कर रहा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टॉर्च में डालने के लिए या बैटरी में डालने के लिए सेल खरीदते हैं, आप पूछते हैं इसकी पावर कितनी है, ये उस पावर की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है पावर ऑफ लेंस, यानी कि आप जो चश्मा पहनते हैं उसकी पावर की बात कर रहा है, ये नॉर्मल पावर की बात नहीं कर रहा। और पावर हम किसको बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोलते हैं। तो आप ये मत सोचिए इसमें एनर्जी होती है जूल और टाइम होता है सेकंड, तो आंसर हो गया जूल पर सेकंड। नहीं, पावर ऑफ लेंस पूछा है, लेंस की पावर नापते हैं डायोप्टर के अंदर। सो आंसर है डायोप्टर, और डायोप्टर को बोलते हैं 1/फोकल लेंथ, यानी आप जो चश्मा पहनते हैं उसकी फोकल लेंथ जितनी होगी आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पावर। सो पावर ऑफ लेंस नापते हैं डायोप्टर में। लेकिन हाँ, नॉर्मल पावर हम नाप सकते हैं जूल पर सेकंड में, जिसे बोलते हैं काम करने की शक्ति यानी एनर्जी पर यूनिट सेकंड, जिसको नॉर्मल पावर कहा जाता है। एक ऐसा औजार, एक ऐसा यंत्र, इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमिडिटी, वातावरण के अंदर नमी नापने के लिए काम आता है, उसे क्या बोलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर दिखेंगे पेपर के अंदर, जब आपसे ये पूछेंगे कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट किस चीज के काम आता है, वो वाला किस चीज के काम आता है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या नापता है, एनीमोमीटर नापता है कि हवा कितनी तेज चल रही है, यानी विंड की स्पीड नापता है एनीमोमीटर। और इसमें इस तरह का एक यंत्र लगा होता है एनीमोमीटर, उस पर 4 इस तरह के हवा जब चलती है तो इसको हिलाती है बहुत तेज तेज, और ये नापता है हवा की स्पीड कितनी है। हाइग्रोमीटर नापता है वातावरण के अंदर नमी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है बी, हाइग्रोमीटर। और थर्मोमीटर तो आप जानते हैं, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है। हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 मत समझना, 98.4 ही आंसर है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 98.4 है कि 98.6 है, आपको आंसर 98.4 लेके चलना है। 37.6 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हैं सेल्सियस, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। थर्मोमीटर नापता है टेम्परेचर। और पायर हेलियोमीटर ये नापता है सोलर रेडियंस, यानी सूरज की जो किरणें हैं वो कितनी तीव्र हैं। तो सोलर रेडियंस, इररेडियंस भी बोलते हैं इसे, डायरेक्ट बीम भी बोलते हैं इसे, ये नापता है पायर हेलियोमीटर। तो अलग अलग तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लगभग 50 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको याद करने हैं, जो क्या नापते हैं। और ये अक्सर पूछा जाता है, जैसे करंट नापा जाता है एम मीटर में, वोल्टेज नापी जाती है वोल्ट मीटर में। तो इस तरह से कई सारे इस तरह से नापने के यंत्र हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो इन 4 में एनीमोमीटर नापता है विंड स्पीड, हाइग्रोमीटर नापता है वातावरण में नमी यानी ह्यूमिडिटी, थर्मोमीटर नापता है टेम्परेचर, और फिर हेलियोमीटर नापता है सोलर बीम इररेडियंस। अगला सवाल, एक स्टील की जो गेंद है, स्टील धातु की बनी हुई जो गेंद है, वैसे स्टील एक अलॉय है, तो वो मरकरी के ऊपर तैरती क्यों है। मरकरी यानी पारा, मरकरी को बोलते हैं हिंदी में पारा, उसके ऊपर स्टील बॉल क्यों तैरती है। एक बात बताइए, जैसे तेल है, अगर आप तेल पानी के ऊपर डाल देंगे तो पानी के ऊपर तेल तैरता क्यों है। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर क्यों तैरती है, सवाल मेरा ये है। तैरने के लिए जब कोई चीज किसी में डूब जाती है यानी उसका घनत्व ज्यादा है,
डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लोहे की कील पानी के अंदर, ये पानी है, अगर मैं इसके अंदर एक लोहे की कील डालूंगा तो वो कील डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी से ज्यादा घनत्व है उसका, यानी डेंसिटी ज्यादा है। जिस चीज की डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि स्टील की गेंद मरकरी के ऊपर तैरती है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी मरकरी से कम है, इसलिए तैरती है। अगर उसकी डेंसिटी मरकरी से ज्यादा होगी तो वो स्टील बॉल उसमें डूब जाएगी। जैसे जल के अंदर लोहे की बॉल डूब जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन एक माचिस की तीली अगर आप पानी के ऊपर डालेंगे तो वो तैरती रहती है, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम है। इसीलिए आंसर है ए, डेंसिटी ऑफ मरकरी ज्यादा है, इसीलिए मरकरी पारा स्टील बॉल को अपने अंदर डूबने नहीं देता। सो आंसर है ए। अगला सवाल है, अगर मैं एक बॉडी का मास और स्पीड दोनों डबल कर दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है जो बॉडी के मोशन की वजह से होती है। यानी कि बॉडी अगर कोई मोशन में है, मूव कर रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, वरना नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी ये एक साधारण सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। और अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम जो मेन चीजें हैं उनके फॉर्मूले आपको एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv², 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो बस उसके अंदर आपको ये सारी चीजें डाल देनी है। तो फॉर्मूला है ½ mv², और इसमें हाफ इंटू मास मैंने कर दिया डबल यानी 2m, और वेलोसिटी भी कर दी 2v, तो ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर। तो यानी ये 4v² और ये इंटू 2 8, यानी 8 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। 8 गुना क्यों हो जाएगी? क्योंकि मास मैंने डबल कर दिया यानी 2 गुना, और वेलोसिटी 2 गुना करूंगा तो स्क्वायर है, यानी 2 गुना का 2 गुना 4 गुना, तो 2 इंटू 4 यानी टोटल 8 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, अगर मैंने किसी बॉडी का मास और स्पीड दोनों डबल कर दी तो। अगला सवाल, पानी की बूंदे रेन ड्रॉप्स गोल क्यों होती हैं? कभी आपने सोचा है कि आसमान से जो बारिश होती है उसमें जो बूंदे हैं वो गोली क्यों होती हैं? स्क्वायर शेप बूंदे भी तो गिर सकती हैं, या ट्रायंगुलर बूंदे क्यों नहीं गिरती? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका कारण ये है, पानी जो होता है, ये पानी है, पानी का जो सरफेस होता है उसके अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। और सर्फ कोई भी ऐसी चीज जो पानी से टकराएगी वो कोशिश करेगी सरफेस टेंशन कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी के ऊपर जब, मान लीजिए आप पानी के ऊपर अगर हाथ सीधा करके और हाथ डुबोते हैं तो एक रेजिस्टेंस फील करेंगे आप, तो वो एक सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। सरफेस टेंशन को कम करना चाहता है हर कोई, क्योंकि पानी वरना चोट करेगा। एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, अब कोई भी ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम है उसका सबसे कम सरफेस एरिया गोल चीज के अंदर होता है। मान लो मेरा वॉल्यूम है किसी चीज का, लेट से वॉल्यूम, हम वॉल्यूम किसको बोलते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को वॉल्यूम बोलते हैं। अब यानी कि मीटर क्यूब, मान लीजिए 100 मीटर क्यूब मेरे को वॉल्यूम दे दिया किसी ने। 100 मीटर क्यूब मतलब मेरे को कोई ऐसी चीज दे दी जो 100 मीटर लंबी, 100 मीटर ऊंची और 100 मीटर गहरी है, यानी उसका वॉल्यूम हो गया 100 मीटर क्यूब। अब इस 100 मीटर क्यूब को मैं कई शेप्स में चेंज कर सकता हूं। इस वॉल्यूम को सबसे कम सरफेस एरिया रहेगा अगर मैं इसे गोल बना दूंगा। कोई चीज, एक स्फेरिकल चीज ही ऐसी होती है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है फॉर द सेम वॉल्यूम। मैं इस 100 मीटर क्यूब को अगर मान लो एक क्यूब बना देता हूं, तो ये मैंने क्यूब बना दिया। मैं इसको कोई और शेप बना देता हूं, मान लो मैंने इसे एक क्यूबॉइड बना दिया, ये क्यूबॉइड बना दिया। इसमें सबसे कम सरफेस एरिया किसका रहेगा? स्फीयर का। और जितना कम सरफेस एरिया रहेगा सरफेस टेंशन उतना कम रहेगा। सो आंसर है डी, इसीलिए पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में है? यह सवाल हर बार पूछा जाता है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? देखिए, साउंड जो होता है इसको माध्यम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मान लो एक कमरा है और इस कमरे में आप खड़े हैं यहां पे और आपका दोस्त खड़ा है यहां पे। अगर इस कमरे में हवा नहीं हुई तो आपकी आवाज यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगी। यानी साउंड एक ऐसी तरंग है, एक ऐसी वेव है जिसे माध्यम चाहिए, और इन किरणों को बोलते हैं आयोनिक वेव्स। तो साउंड एक आयोनिक वेव है, यानी इसे मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए। अब सवाल यह है, माध्यम जो है उस पर निर्भर कैसे करेगी? इसका एक सीधा सा रूल बताता हूं आपको। साउंड जो होता है, जितना ज्यादा डेंस कर दोगे मीडियम, उतनी ज्यादा साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। डेंस मतलब क्या है? जिसका घनत्व, जिसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा है। अब हवा है, जैसे हवा, और दूसरा पानी, इसमें डेंसिटी ज्यादा किसकी है? ये आपको खुद सोचना है, डेंसिटी ज्यादा किसकी है। कोई मान लो अगर मैं धातु ले लेता हूं, मेटल, तो मेटल के अंदर डेंसिटी और ज्यादा है क्योंकि मेटल और ज्यादा भारी है। जो चीज जितनी ज्यादा घनत्व वाली होती है उसमें साउंड की स्पीड उतनी ज्यादा होती है। अब इनमें देख लो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? पानी की, हवा की, लोहे की या वुड की? तो सबसे ज्यादा भारी क्या है इनमें? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? आयरन। सो आंसर है आयरन। इसका मैं एक आपको एप्लीकेशन बताता हूं। मान लो ये रेल की पटरी है और आप यहां खड़े हो सामने, और यहां से कोई बहुत दूर कोई आपको दिख नहीं रही ट्रेन, और आपको पता करना है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्या आपने देखा है लोग पटरी के कान लगा के सुनते हैं? लोग पटरी के कान लगा के क्यों सुनते हैं?
ऐसे ही क्यों नहीं सुनते? क्योंकि साउंड की स्पीड लोहे के अंदर ज्यादा है, यानी कि हवा में इससे पहले पता चलेगा, साउंड ट्रेवल करके आप तक आएगा, पटरी में जल्दी आ जाएगा। इसीलिए लोग पटरी के कान लगा के सुनते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जितना ज्यादा माध्यम घनत्व बढ़ जाएगा उतना ज्यादा साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। अगला सवाल, चमगादड़ रात में उड़ पाता है, क्यों? क्यों उड़ पाता है चमगादड़? बैट, ये मैमल है, बैट पक्षी नहीं होता, याद रखना, बैट एक मैमल है। तो ये रात में क्यों देख पाता है, क्यों उड़ पाता है? क्या ये देख सकता है? नहीं, ये देख नहीं सकता। देखिए, मान लीजिए ये कोई चमगादड़ है और ये कुछ ऐसी ध्वनि देता है जो टकरा के चीजों के वापस आ जाती है, और फिर ये ध्वनि सुन लेता है वापस और इसे पता चल जाता है कि कोई चीज कितनी दूर है। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी वेव होती है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, कुछ ही ऐसी आवाजें हैं जो हम सुन सकते हैं। अगर कोई आवाज बहुत ज्यादा है तो भी हम नहीं सुन सकते, कोई कम है तो भी हम नहीं सुन सकते। जैसे हमारे जो कान की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आप घर के अंदर दबे पैर चलें तो आप नहीं सुन पाते, लेकिन कुत्ता सुन लेता है, इसलिए वो उठ जाता है। तो क्योंकि जो डॉग होता है वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है, जिसे हमारे कान नहीं सुन सकते। इसी तरह 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी भी हम नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है और उसे ट्रांसमिट भी करता है, जिसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव वो वेव होती हैं जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला सवाल, एक पर्सन है, वो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो लिफ्ट के अंदर वो अपना वजन ज्यादा महसूस कब करेगा? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा है तो वो अपना वजन महसूस कम करेगा, ज्यादा करेगा, क्या करेगा? एक सीधा सा तरीका बताता हूं याद रखने का। ये मान लीजिए एक रुकी हुई लिफ्ट है, वजन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ये तो आपको पता है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है। मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है लिफ्ट के अंदर, ये लिफ्ट है, अभी लिफ्ट रुकी हुई है, यानी इस पर्सन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? नीचे, मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स को बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पे पर्सन की एक्सेलरेशन कितनी है? mg, क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है। अब मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो पर्सन की जो नेट एक्सेलरेशन हो गई वो हो गई मास इनटू ग्रेविटी प्लस ए। यहां पे लिफ्ट की एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो यानी कि पर्सन का टोटल हो गया मास इनटू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू तो होगी, यानी पर्सन अपने आप को पहले से ज्यादा भारी महसूस करेगा। अब मान लो कोई लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो पर्सन की जो नेट हो गई वो हो गई g माइनस ए, यानी g माइनस ए, यानी पर्सन अपने आप को पहले से हल्का महसूस करेगा। आप भी कभी लिफ्ट में देखना, अगर आप कभी लिफ्ट में चौथे फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रहे हो, यानी नीचे जा रहे हो, तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। एक बात और बताता हूं इंटरेस्टिंग, मान लो अगर लिफ्ट टूट जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन मान लीजिए अगर गलती से लिफ्ट टूट गई और नीचे एकदम से गिरने लगी बहुत तेजी से, तो आपका वजन कितना हो जाएगा? आपका वजन हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि आप फ्री फॉल करेंगे तो आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0, ग्रेविटी माइनस ए, आप नीचे जा रहे हैं g माइनस ए, और एक्सेलरेशन आपकी ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी, यानी g माइनस जी यानी कि 0। तो टोटल आपको ऐसा लगेगा आपका कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि आप नीचे एकदम से गिर रहे हैं। तो यानी कि लिफ्ट टूट गई तो आप होंगे वेटलेस, यानी आपका वेट होगा 0। अगला सवाल, अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी वैसे स्पीड को ही बोलते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर होती है वेलोसिटी, इतना फर्क है, बाकी वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल कर दूं तो इनमें से क्या चीज डबल हो जाएगी? इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोमेंटम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी। मोमेंटम को लिखा जाता है मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एनर्जी की तो कोई भी फॉर्म हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते सारी एनर्जी डबल हो गई, कुछ एनर्जी तो ऐसी है जो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो ये ऑप्शन तो गया। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, ये डिपेंड ही नहीं करती वेलोसिटी पे, तो आंसर ये भी गया। काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी? नहीं, अगर बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो v के अंदर अब मैं v की बजाय 2v लिखूंगा, 2v² मतलब होता है 4v², यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। तो आंसर है ए, मोमेंटम इज डबल्ड। और वो क्यों? क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी डबल हो गई, यानी मोमेंटम हो गया 2mv, क्योंकि स्पीड 2 टाइम्स हो गई। सो आंसर है मोमेंटम डबल हो जाएगा। अगला सवाल, जो वजन होता है शरीर का वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? इसमें बताना है आपको। पहाड़ों पे ज्यादा होता है जमीन के मुकाबले, पोल्स यानी जो हमारे ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे ज्यादा होता है। हमारा वजन इक्वेटर पे ज्यादा है। इक्वेटर वो लाइन है जो धरती को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। या फिर अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, हमारा वेट उतना ही रहेगा। याद रखिए एक बात, हमारा जो हम जिस चीज के बने हैं मैटर, उसको हम मेजर करते हैं मास में, वजन में नहीं, यानी इसकी यूनिट होती है केजी। और जो वजन होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, क्योंकि वजन होता है मास इनटू फोर्स।
और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, यहां पे फोर्स से मतलब मेरा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी। तो मास इंटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी हर जगह नहीं है अर्थ पे सेम। इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी सबसे कम है और पोल्स पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, और मुझे चाहिए मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां है, पोल्स पे, तो हमारा वजन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, पोल्स पे। आंसर है बी, पोल्स पे सबसे ज्यादा वजन होगा। अगला सवाल मिलता जुलता है। अगर मैं किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को चांद पे ले जाऊं तो क्या होगा, उसका मास और वेट कैसे वेरी करेगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, मास सेम रहेगा, वजन चेंज हो जाएगा, वजन चेंज हो जाएगा, मास सेम रहेगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, या दोनों चेंज नहीं होंगे। देखिए, मास कहीं भी हो यूनिवर्सल रहता है, सेम रहता है। आप चांद पे ले जाओ, उसे सूरज के ऊपर ले जाओ, धरती के अंदर ले जाओ, कहीं ले जाओ, मास चेंज नहीं होगा। मास केजी के अंदर नापा जाता है और मास सेम रहता है। मास इज दी मैटर कंटेंट इन द बॉडी, और वो सेम रहता है। हाँ, लेकिन वेट अलग हो जाता है, क्योंकि वेट गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। अब आप जानते हैं चांद के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है धरती का 1/6 हिस्सा है, यानी चांद के ऊपर आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है बहुत कम है। यानी आंसर है मास सेम रहेगा लेकिन वजन कम हो जाएगा। सो आंसर है बी, मास विल रिमेन सेम बट वेट विल बी डिफरेंट। अगला सवाल, जब एक जहाज समुद्र में जाता है नदी से तो क्या होता है। जैसे ये कोई नदी है और नदी से जहाज अब समुद्र में चला गया। ये जहाज नदी में था, अब ये नदी समुद्र में मिल गई, अब ये समुद्र में है। तो क्या ये जहाज थोड़ा सा पानी के अंदर उठेगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, या सेम लेवल पे रहेगा। ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें फर्क ये है नदी और समुद्र में कि समुद्र में नमक होता है पानी के अंदर, यानी समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा है, और ज्यादा है तो जो शिप है वो पानी में कम डूबेगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आंसर है शिप थोड़ा सा ऊपर उठेगा। सो आंसर है इट राइजेज अ लिटिल। अगला सवाल है, इनमें से क्या चीज करने से एक पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। अब देखिए, पेंडुलम क्या होता है, जैसे घड़ी का जो घंटा होता है जो हिलता रहता है, ये है पेंडुलम, और इसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन भी इसे कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई पेंडुलम है और ये मूव कर रहा है। इसका टाइम पीरियड हम लिखते हैं 2π√L/g। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें पूछा है क्या चीज करने से पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, इनकी तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 2 तो फिगर है और पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी कि लेंथ या ग्रेविटी में चेंज करूंगा तो ही संभव है। सो ऑप्शन है लेंथ डबल करने से नहीं, लेंथ डबल करने से टाइम पीरियड √2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम नहीं होगा, लेंथ 4 गुना करनी पड़ेगी। सो आंसर है डी, मेक द पेंडुलम 4 टाइम्स लॉन्ग। सो ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट फॉर्मूले से 2π√L/g। तो मेजर चीजों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अर्थक्वेक किससे नापा जाता है। अर्थक्वेक, ओके, बैरोमीटर से नापते हैं हवा का दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थक्वेक नहीं नापा जाता। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर, जो झूठ बोलने के लिए टेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट। सीज्मोग्राफ से अर्थक्वेक नापा जाता है। सो आंसर है डी। और जब हम अर्थक्वेक को नापते हैं सीज्मोग्राफ पे तो कई तरह की तरंगे इसमें निकलती हैं, जैसे सरफेस वेव्स निकलती हैं, अल्फा वेव, बीटा वेव, ये कुछ किरणें हैं, तरंगे जो अर्थक्वेक से निकलती हैं। आप इन्हें एल वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव या सरफेस वेव। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और इसको नापते हैं रिश्टर स्केल के ऊपर कि किसकी कितनी तीव्रता है। 0 से 9 तक होता है रिश्टर स्केल, और रिश्टर स्केल पे एनर्जी रिलीज जो होती है अर्थक्वेक के वक्त वो नापी जाती है। और 1 डिग्री, 1 यूनिट जब रिश्टर स्केल पे बढ़ता है यानी अर्थक्वेक 10 गुना तीव्र हो जाता है। मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया, उसकी तीव्रता है 7 और जो किसी की है 9, तो 9 वाला कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 7 वाले से 10 × 10, क्योंकि 1 से 10 का माप बढ़ जाता है, 10 गुना हो जाता है, 2 यानी कि 100 गुना ज्यादा। यानी कि कोई अर्थक्वेक अगर 9 है उसकी तीव्रता और किसी की 7 है तो 9 वाला 7 वाले से 100 गुना ज्यादा डेंजरस है। डेंटिस्ट के पास अगर आप कभी गए हैं तो डेंटिस्ट एक शीशा यूज करता है आपके दांत को देखने के लिए। आपके मुंह के अंदर ये छोटा सा शीशा डालता है। ये शीशा कौन सा होता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इनफैक्ट इस तरह के सवाल काफी आते हैं कि ये वाला शीशा किस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी के सामने की जो हेडलाइट होती है
ये आपकी गाड़ी है, सामने की जो हेडलाइट है इस पर कौन सा शीशा लगा होता है? तो ये शीशे कई तरह के होते हैं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल मिरर एक्सेट्रा। तो डेंटिस्ट के पास जो शीशा होता है जिससे वो आपके पीछे के दांत देखता है, जहां तक वो सीधे नहीं देख सकता, या ऊपर के दांत देखता है, ऊपर की तालू के, तलवे के, तो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और गाड़ी के आगे जो हेडलाइट होती है उसमें भी यूज होता है कनकेव मिरर। लेकिन गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए लाइट होती है, पीछे देखने के लिए जो शीशा होता है, जो साइड में होता है दरवाजे के, या मोटरसाइकिल पे जो शीशा लगा होता है जिसमें आप पीछे की देखते हैं, कोई पीछे से तो बाइक नहीं आ रही या गाड़ी नहीं आ रही, वो होता है कन्वेक्स मिरर। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। अगला सवाल, एक वुमेन की जो आवाज है वो काफी श्रिल होती है मैन की आवाज के मुकाबले। इसको आप पिच बोल सकते हैं या आप इसको श्रिलनेस भी बोल सकते हैं, कई सारे टर्म्स यूज होते हैं फिजिक्स के अंदर। और वुमेन की आवाज जो है वो, पहली बात तो आवाज निकलती है लैरिंग्स से। लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज निकलती है, इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। अब वुमेन की जो आवाज है वो इतनी श्रिल क्यों होती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी अंधेरे वाले कमरे में बैठे हैं और वहां से आप अचानक किसी नॉर्मल कमरे में चले जाएंगे जहां पे लाइट बहुत ज्यादा है, तो आपको कुछ समय के लिए धुंधला दिखाई देगा, आपको एकदम से ठीक दिखना स्टार्ट नहीं होगा। आप मान लीजिए काफी टाइम से अंधेरे वाले कमरे में एकदम से बाहर जाएंगे जहां पे रोशनी बहुत ज्यादा है, आपकी आंखों को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। क्यों क्यों ये टाइम लगेगा? तो आई के ऊपर एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है कि भाई आंखों में अगर इस तरह का विकार है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, या आंखों में कितने तरह के विकार होते हैं। और ये भी क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है लगभग। इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आंख के अंदर क्या क्या होता है। और आंख के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं प्यूपिल, तो इसका आंसर है सेकंड। आइरिस इज अनेबल टू डायलेट द प्यूपिल इमीडिएटली। प्यूपिल वो चीज होती है जो आंखों के अंदर ये कंट्रोल करती है कि आंखों के अंदर प्रकाश कितना जा रहा है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये देखिए आपकी आंख होती है ऐसी, आंख के अंदर ये जो सफेद वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा। और ये जो नीले वाला एरिया देख रहे हैं, ये नीले रंग का जो है, ये पूरा एरिया यहां से ऐसे गोल जो बीच में है, इसको बोला जाता है आइरिस। और ये जो नीले वाले के भी अंदर ये बीच में देख रहे हैं आप, काला, बिल्कुल काला, जिसपे मैं ये पेन चला रहा हूं, इसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये प्यूपिल आंखों के अंदर कितना प्रकाश जा रहा है ये कंट्रोल करता है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे डिम रोशनी है तो प्यूपिल अपना साइज बढ़ा लेगा, ज्यादा रोशनी जिससे आंखों के अंदर जाए। लेकिन अगर आप धूप के अंदर हैं तो आपकी आंखें ही नहीं खुलेंगी। क्यों नहीं खुलेंगी? क्योंकि प्यूपिल नहीं खुलने देगा, प्यूपिल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा आंखों को बचाने के लिए आंखों के अंदर नहीं जाने देगा। तो प्यूपिल का काम होता है आंखों के अंदर ये देखना कि रोशनी कितनी जा रही है, और ये रोशनी फिर पीछे जाती है। ये आंखों का जो आगे का जो जिसे पुतली कहते हैं, ये पार्ट है कॉर्निया, और ये पीछे यहां से प्रकाश अंदर जाता है, फिर एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्रॉस करता हुआ पीछे आंख के, उसके बाद ये पीछे जाता है, सबसे पीछे जहां पे आंख की इमेज बनती है जिसे रेटिना कहा जाता है, तो वहां पे इमेज बनती है आपकी इन्वर्टेड इमेज। एक बात और याद रखना, आंख के अंदर जो इमेज बनती है वो बनती है उल्टी। अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं ऐसे, तो आंख के अंदर वो उल्टा बनेगा पेड़ पीछे, लेकिन फिर वो सीधा क्यों दिखता है हमें, उल्टा क्यों नहीं दिखता? वो इसलिए क्योंकि आंख के अंदर तो इमेज उल्टी बनती है, लेकिन जब आंख उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचती है तो ब्रेन उसे दोबारा सीधा कर देता है। तो ये रीजन है कि हमें इमेज सीधे ही नजर आते हैं लेकिन आंख के अंदर उल्टे बनते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व या एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर है? देखिए, अगर किसी चीज में से करंट पास हो जाता है उसे बोलते हैं कंडक्टर। जैसे जितने भी मेटल है हमारे, ज्यादातर अच्छे कंडक्टर होते हैं। किसी चीज में से करंट अगर पास नहीं होता वो उसे बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे ईंट में से तो करंट पास नहीं होता। इसी तरह जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु, उनमें से भी करंट पास नहीं होता, तो ये सब इंसुलेटर है। जैसे रबड़, क्या रबड़ के अंदर से करंट पास हो जाता है? नहीं, तो रबड़ क्या है? इंसुलेटर। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर। लेकिन एक होते हैं बीच की चीज, यानी कंडक्टर जितना भी नहीं होता लेकिन इंसुलेटर जितना कम भी नहीं होता, उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, कैडमियम, जर्मेनियम। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। ये सब है सेमीकंडक्टर। और ज्यादातर हमारे जो कंप्यूटर के चिप्स बनते हैं, या हमारी जो बहुत ही कीमती कुछ ऐसे गैजेट्स हैं उनमें जो चिप लगे होते हैं, सारे ज्यादातर सिलिकॉन के बने होते हैं। तो आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन जो मेटल होते हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है। ये मेन डिफरेंस है मेटल्स के बीच में और सेमीकंडक्टर के बीच में। अब अगला सवाल, इसमें एनर्जी कन्वर्ट बताना है, कौन सी किस में हो रही है।
देखिए, एनर्जी कन्वर्ट का सिद्धांत यह कहता है कि एनर्जी कभी भी ना पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस पे क्वेश्चन हर बार आता है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो बेल होती है उसमें कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मोमबत्ती के अंदर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इस तरह से सवाल आते हैं। या जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। अब सवाल पूछ रहा है कि माइक्रोफोन के अंदर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। माइक्रोफोन क्या होता है? ये जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यानी माइक्रोफोन वो होता है जिसमें साउंड एनर्जी अंदर जाती है और फिर माइक्रोफोन में वो एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है। ये आप संदेश सुन पा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर ने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रोफोन ने किसने कन्वर्ट कर दिया, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो माइक्रोफोन में अल्टीमेटली साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल संदेश बन जाती है वो, और फिर वो ट्रांसमिट की जा सकती है। सो आंसर है डी। इसका बिल्कुल उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है किसके अंदर? बेल के अंदर। जो घर में बेल बजाते हैं, आप घर में कभी आपने सोचा है कि घर के अंदर आप बटन दबाते हैं तो बेल कैसे बज जाती है? क्योंकि जब आप बेल के अंदर जो बैटरी है वो डलती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप डाल रहे हो, और वो फाइनली मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। मैकेनिकल मतलब वो मूवमेंट होगा, उसके अंदर पिस्टन का एक मूवमेंट होता है छोटा सा, और फिर वो साउंड निकलेगा, तो साउंड एनर्जी में फाइनली कन्वर्ट होगी। इस तरह मान लीजिए मोमबत्ती पूछें कि भाई मोमबत्ती में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो मोमबत्ती के अंदर आपको कौन सी एनर्जी मिल रही है? आप खुद सोचिए। मोमबत्ती आपको एक तो लाइट दे रही है, प्रकाश दे रही है, और दूसरा हीट दे रही है, ऊष्मा दे रही है। सो मोमबत्ती के अंदर फाइनल कन्वर्जन जो एनर्जी का है, दो एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इसी तरह से खाने के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जो शरीर में जो एनर्जी मिलती है हमें खाने से, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है बाकी काम करने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन इस पर कई सारे आ सकते हैं। कोई भी एनर्जी पूछ सकते हैं किसी तत्व के अंदर या किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और ये सारे एनर्जी कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए। मान लीजिए पूछ सकते हैं कि पहाड़ पे ये पत्थर पड़ा है मान लीजिए, और ये पत्थर पहाड़ से नीचे गिर जाता है, तो इसकी एनर्जी कौन सी में कन्वर्ट हो गई? अब जब ये पहाड़ के ऊपर है, मतलब इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यानी mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, क्योंकि हाइट के ऊपर है, इसमें मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब ये नीचे आ जाएगा जमीन के ऊपर, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इस तरह से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, जो शाही वाला पेन होता है, निब होती है जिसमें लिखने के लिए, अब तो उतने चलन में नहीं है ये पेन, लेकिन निब वाले जो पेन है, इसमें पूछा है कि बीच में से जो निब होती है वो कटी हुई क्यों होती है। अच्छा सवाल है ये। अगर एक पेन की निब है तो कभी आप ध्यान से देखना, ये बीच में से कटी हुई होती है निब, पेन की ये निब बीच में से कटी हुई होती है। क्यों? वो इसलिए, अब ध्यान से समझिए, ये है पेन का ढक्कन, ये शाही वाला सिलेंडर जिसमें शाही भरी हुई है। सो ये पेन है और ये इसकी आगे निब है, और ये निब में बीच में एक होल है, यहाँ पे छोटा सा निब में कटी हुई होती है। वो क्यों? क्योंकि ये इसमें जो इंक भरी है, पेन जब चलना शुरू होगा तो ये इंक कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जो इंक का दबाव है वो कम हो जाएगा। और अगर इंक का दबाव कम हो गया तो पेन सूखा पड़ सकता है। सूखा ना पड़े इसीलिए यहाँ पे बीच में से इसे काट देते हैं, सूखा ना पड़े इसलिए बीच में से इसे काट देते हैं यहाँ से। इसको बोलते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है? जब आप किसी तरल पदार्थ के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर किसी चीज को डुबोते हैं, मान लीजिए अगर मैं एक बाल्टी ले लेता हूं और उस बाल्टी के अंदर एक ट्यूब को घुसाता हूं, कोई भी टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ेगा? कैपिलैरिटी की वजह से। इसको बोलते हैं कैपिलैरिटी एक्शन। तो ये कैपिलैरिटी की का सिद्धांत है। और इसके अंदर एक चीज और आपको नोट करनी है, जब आप किसी पेन को मान लीजिए पूरा भर देंगे, एकदम बिल्कुल पूरा, यानी कि आपने उसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह ही नहीं छोड़ी, तो वो उतनी ज्यादा इंक नहीं निकालेगा। लेकिन जब पेन के अंदर इंक कम बचेगी, मान लीजिए थोड़ी सी इंक बची है पेन में, तो वो ज्यादा गाढ़ा लिखेगा, क्योंकि ज्यादा पेन के अंदर से इंक निकलेगी। क्यों निकलेगी? कैपिलैरिटी की वजह से। तो क्या यहाँ पे इसलिए जो एयर है, एयर पीछे चली जाएगी, पानी के अंदर एयर घुस जाएगी थोड़ी सी, और पेन का जो सिलेंडर है उसके अंदर हवा घुसने की वजह से, जब ये हवा इसमें घुस जाएगी तो उससे इंक यहाँ पे लो प्रेशर नहीं बनेगा, इंक की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसलिए बीच में जगह छोड़ देते हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, मान लीजिए अब अगर आप कभी विमान में बैठ गए, प्लेन में आप बैठ गए, प्लेन में क्या आप फाउंटेन पेन लेके जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेन के अंदर दबाव बहुत ज्यादा कम है हवा का, तो जितनी भी शाही है वो अपने आप आपकी शर्ट में निकल जाएगी। कभी आप करके देखना ये। और इसीलिए प्लेन के अंदर फाउंटेन पेन अलाउड नहीं होते। इतना ही नहीं, प्लेन के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई चोट लगी हुई है, शारीरिक चोट, तो चांस ये है कि वो चोट के अंदर से खून निकलेगा कम दबाव के कारण। यही सेम सिद्धांत है दोनों का। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं कैपिलैरिटी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी तरंगे हैं, वेव्स हैं, जिनमें से न्यूक्लियर चार्ज
जो है उसकी वजह से निकलती हैं। तो ये अच्छा सवाल है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं, और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जब एक एलिमेंटल चेंजेस होते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल पे कोई चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर, तो निकलती हैं डेल्टा किरणें। सो आंसर है डी, डेल्टा किरणें, डेल्टा तरंगे वो तरंगे हैं जो न्यूक्लियर चार्ज के कारण निकलती हैं एक एटम के अंदर से। अगला सवाल है, एक पत्थर धरती की तरफ गिर रहा है। तो ये धरती है, एक पत्थर धरती की तरफ गिर रहा है। सवाल यह है कि पत्थर धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, धरती पत्थर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये न्यूटन का सिद्धांत है, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। न्यूटन, आपको याद होगा न्यूटन के सर पे एक बार कुछ गिरा था, शायद सेब गिरा था, और जब उसने उसका आविष्कार किया तो उसके दिमाग में ये आया कि अचानक ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता। तो ये एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। इसके अंदर हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं कि G/m/r² जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, यानी कि पत्थर भी धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है और धरती भी पत्थर की तरफ अट्रैक्ट होती है। सो आंसर है सी। अगला सवाल है, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन का प्रभाव होता है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मान लो एक बक्सा है, इस बक्से पे मैं फोर्स लगा रहा हूं 4 न्यूटन का फोर्स, और मेरा दोस्त लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से। और दूसरा केस, एक बक्से के ऊपर मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और मेरा दोस्त 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर से। अब ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन। और इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, मेरा दोस्त इधर से 10 न्यूटन लगा रहा है, इधर से 4, यानी एक दूसरे को काटेंगे फोर्स, यानी इस पे लगेगा 10 - 4 6 ही लगेगा, और ये इस दिशा में जाएगा। यानी जब मैं किसी चीज पे फोर्स लगाता हूं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दिशा कौन सी है, वरना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो टेम्परेचर स्केलर है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों स्केलर है। डिस्टेंस की वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड की वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं वेलोसिटी। अगला सवाल, एक तालाब की जो गहराई है वो आपको जो असली गहराई है उससे कम नजर आती है जब आप उसकी तरफ देखते हैं, क्यों? तो ये अच्छा सवाल है। एक तालाब है, इसकी मान लो गहराई है तालाब की 20 फीट। आप जब ऊपर से देखेंगे तो क्या आपको ये 20 फीट नजर आएगा? नहीं। क्यों? तो ये प्रकाश के कारण है। जब प्रकाश किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो उसको बोलते हैं, या रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो आंसर है बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जब आप किसी तालाब में देखते हैं तो उसकी जो गहराई आपको उतनी नजर नहीं आएगी जो जितनी है। और ये इसके लिए अलग अलग शब्द भी दिए गए हैं। ये है रियल डेप्थ, यानी 20 है असली गहराई, 20 फीट इज द रियल डेप्थ। लेकिन जो आपको नजर आएगी वो आएगी अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्यों? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। यानी जिस मीडियम का घनत्व ज्यादा है, जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा है, उससे कम माध्यम के घनत्व में जब आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। कैमरा का कौन सा ऐसा हिस्सा है, कैमरा मतलब जो नॉर्मल कैमरा जिससे हम पहले फोटो खींचते थे, मैं आजकल के कैमरे की बात नहीं कर रहा, डिजिटल कैमरा, मैं उस पुराने कैमरे की बात कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, जिसमें नेगेटिव डेवलप होता था और नेगेटिव ले जाते थे हम, फिर उसमें डेवलप करवाते थे, गिन के मेरे ख्याल से 28 से 29 फोटो खींच पाते थे, जैसे कोडेक वगैरह के कैमरे होते थे पुराने, उनकी बात कर रहा हूं। तो कैमरा का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आंख के पर्दे जैसा है? तो आंख का पर्दा होता है रेटिना, जिसपे इमेज बनती है, और कैमरे में इमेज कहां बनती है? फिल्म के ऊपर। सो आंसर है डी, फिल्म इज द आंसर। हाइड्रोजन बम में कौन सा सिद्धांत यूज होता है? हाइड्रोजन बम। अब देखिए, ये सूरज है, सूरज के ऊपर इतनी गर्मी क्यों है? सूरज हमें गर्मी ऊष्मा क्यों देता है? क्योंकि सूरज के अंदर हाइड्रोजन मिलके बनाता है हीलियम, और साथ में निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी। इसे बोलते हैं फ्यूजन, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं विलयन। जब छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़ी चीज बनाती है, इसे बोलते हैं फ्यूजन, और इसमें साथ में एनर्जी भी निकलती है, और ये एनर्जी है जो धरती तक पहुंचती है। सो आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हम यूज करते हैं हाइड्रोजन बम बनाने में, और न्यूक्लियर फिशन हम यूज करते हैं बिजली बनाने में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जिसमें हम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इन सबको तोड़ते हैं, इनको न्यूट्रॉन से तोड़ते हैं। सो आंसर है न्यूक्लियर फिशन हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बिजली बनाने के लिए, और फ्यूजन यूज करते हैं हाइड्रोजन बम के अंदर। अगला सवाल, एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव तरंगे उसमें से निकलेंगी, वो टूट जाता है हर 96 मिनट के बाद, देखा मैंने उसे
कि वो 1/8वां हिस्सा उसका बचा था सिर्फ, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी है। देखिए हाफ लाइफ क्या होता है, अगर ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये टूट जाएगा, आधा रह जाएगा, तो जितने टाइम में आधा हो जाएगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। अब ये कह रहा है कि ये 1/8वां हिस्सा बचा है, यानी कितने साइकिल कंप्लीट कर लिए इसने 96 मिनट में। पहले ये टूटा होगा, आधा रह गया होगा, एक से आधा, आधे से टूट के 1/4, फिर ये आधा रह गया यानी 1/8, यानी 3 साइकिल कवर कर लिए इसने। और 3 साइकिल कवर करने में टाइम लिया 96 मिनट, यानी एक साइकिल कवर करने में टाइम कितना लिया 96/3, तो आंसर है 32 मिनट इसका हाफ लाइफ है, यानी हर 32 मिनट बाद ये टूट जाता है। अगला सवाल, इनमें से सही वेवलेंथ का क्रम क्या है। सो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, जरूर आएगा। याद रखिए, जो विजिबल लाइट होती है जिसको मैं देख पाता हूं वो टूटती है विबग्योर के अंदर। ये 7 रंग हैं और इनको तोड़ता कौन है, इनको तोड़ता है प्रिज्म। एक प्रिज्म होता है, एक ट्रायंगुलर मिरर होता है पिरामिड शेप जैसा, उस पर अगर आप प्रकाश मारेंगे तो 7 रंगों में टूट जाएगा। ये हैं 7 रंग विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। और एक बात और याद रखनी है आपको, जब आप वायलेट से रेड की तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, यानी जो लाल रंग होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए लाल रंग को मैं यूज करता हूं कहीं पे वार्निंग सिग्नल बनाने के लिए। इसीलिए लाल रंग को मैं यूज करता हूं वार्निंग सिग्नल बनाने के लिए। जहां जहां वार्निंग होगी वहां वहां लाल रंग होगा। कभी आपने सोचा है ट्रैफिक लाइट लाल रंग की क्यों बनी होती है, किसी और रंग की क्यों नहीं बनी होती? क्योंकि ट्रैफिक लाइट में लाल रंग वार्निंग का काम करता है। वार्निंग का काम क्यों करता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी ये बिखरेगा कम। सो आंसर इसका आप इमिट लगा सकते हैं। तो ऑरेंज आता है सेकंड लास्ट नंबर पे। इसमें पूछा है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो ऑरेंज सेकंड लास्ट नंबर पे आएगा, यानी ऑप्शन 1 सेकंड लास्ट नंबर पे ऑरेंज। तो उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं ऑप्शन देख के। ऑरेंज आखिरी में आएगा इनफैक्ट, क्योंकि यहां रेड दिया नहीं है। सो आंसर है इसका बी। सबसे पहले वायलेट, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है। जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं वेवलेंथ बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो, महान साइंटिस्ट गैलीलियो का सिद्धांत था इनर्शिया का, उसका नाम न्यूटन्स कौन से लॉ ऑफ मोशन है? न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए थे। सबसे पहला होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जो ये कहता है अगर कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी अगर मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो। इसको इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया होता है जो बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट रुकावट होती है रेजिस्ट करने की, उसको इनर्शिया कहा जाता है। सो आंसर है फर्स्ट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा इनमें से तत्व है या पदार्थ है, कौन सी ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगी? देखिए मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होने के लिए चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज होएगा तो भी चलेगा, नेगेटिव होएगा तो भी चलेगा। यानी कोई ऐसी चीज देख लो जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये जो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन की बनी होती है यानी नेगेटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल पे 2 गुना पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो आंसर है डी, न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड से। इनमें से कौन सी ऐसी तरंग है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है? पेनिट्रेटिंग मतलब भेद पाने की ताकत। कभी आपने ये सोचा है कि एक्सरे करवाते हैं आप जब हॉस्पिटल जाके, तो वो उसमें ऐसी क्या चीज है कि वो आपके शरीर के अंदर घुस जाती है और आपका फोटो निकाल लाती है, लेकिन जो नॉर्मल कोई लाइट है वो आपके शरीर के अंदर नहीं घुस पाती, लेकिन एक्सरे क्यों घुस जाती है? क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेबिलिटी यानी भेद पाने की शक्ति सबसे ज्यादा जिसकी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है बस ये बताना है आपको। ऑर्डर में आपको बता ही चुका हूं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनमें से किस तरंग की है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा तरंग या एक्स तरंग? आंसर है गामा तरंग। गामा तरंग की फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक किरणों के बाद सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक किरणों की। सो आंसर है सी। रडार, रडार ये जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? कौन सी तरंगे रडार के अंदर होती हैं? रडार के बहुत सारे यूज हैं। रडार पानी की गहराई भी नाप सकता है। ये अगर कोई नदी है, नदी की गहराई नापनी है तो मैं ऊपर से रडार का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये तरंगे पानी के अंदर छोड़ेगा और ये तरंगे लौट के वापस आ जाएंगी। तो जितने टाइम में ये तरंग गई और तरंग की स्पीड मुझे पता है, इससे नदी की गहराई पता की जा सकती है। और इसी तरह अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट घुस आया है तो आप उस पर रडार की मदद से वेवलेंथ मारेंगे और ये वेवलेंथ टकरा के उस तक जाके फिर वापस आ जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने टाइम में जाके वापस आई है, उस हिसाब से उसकी स्पीड और डिस्टेंस वगैरह यूज करके आप निकाल सकते हैं। सो ये है रडार। रडार में यूज करते हैं रेडियो वेव्स। सो आंसर है बी। अगला सवाल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उनका रेजिस्टेंस है 2 और 4, मैंने उन्हें सीरीज में जोड़ दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? सीरीज में क्या होता है, ये मैंने एक बैटरी लगा दी और ये मैंने बैटरी लगा दी, तो इसमें 2 बल्ब लगा दिए मैंने।
ऐसे। अब ये बल्ब सीधे साथ साथ लगा दिए, अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो ये बल्ब भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए। अगर ये बल्ब फेल हो गया तो यानी यहां पे गैप आ गया, गैप आ गया तो करंट कैसे बहेगा? अब ये बल्ब इसे बहने नहीं देगा, सर्किट अधूरा रह जाएगा। तो इनको बोलते हैं सीरीज। सीरीज के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाते हैं, तो 2 और 4 है, टोटल आंसर हो गया 6। सीरीज के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाते हैं। अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस 2 है, इसका 4 है, तो टोटल हो गया 6। लेकिन उल्टा होता है पैरेलल के अंदर, ये होता है पैरेलल, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। एक बल्ब मैंने ऐसे लगाया और दूसरा इसके नीचे ऐसे लगाया। अब इसमें अगर ये वाला बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो दूसरा बल्ब जलता रहेगा। तो घरों के अंदर इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि आपके घर के अंदर ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरे घर की रोशनी चली जाएगी। हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, यानी करंट के कई रास्ते होते हैं पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, नीचे जाएगा, वो इधर भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, यानी दोनों के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इनमें से कौन सा रंग का सरफेस है जो हीट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? तो इसमें इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन का सिद्धांत। रिफ्लेक्शन, जो व्हाइट कलर है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। यानी अगर आप सफेद रंग के कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं गर्मी के दिन तो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि गर्मी को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन ब्लैक कलर ऐसा है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मी के दिन अगर आप काले रंग के कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए पेंट भी जो होता है घर का वो बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं करवाना चाहिए गर्मियों में, हमेशा सफेद रंग का करवाना चाहिए। एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, या दोनों में से कोई भी एक? अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा है। चार्ज, चार्ज मतलब क्या? चार्ज जब बॉडी में कंटेन हो जाता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है 2 पॉइंट पे, और फिर चार्ज बहता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है ये पता है आपको? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ये सवाल भी अक्सर आता है। और चार्ज जब फ्लो होता है तो वो दोनों चीजें क्रिएट करता है। आंसर है बोथ। अगर मान लो आप 2 मैग्नेट ले लेते हो, 2 चुंबक, और 2 चुंबक के बीच में ये पोल्स हैं, ऑपोजिट पोल्स, इनके बीच में आप एक तार ले आओ, तार के अंदर ऑटोमेटिक करंट आ जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। आप करके देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। सो दोनों आंसर है, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। निक्रोम की तार यूज होती है हीटर बनाने में, क्यों? सवाल है क्यों। देखो, हीटर के अंदर क्या चाहिए आपको? हीटर के अंदर आपको चाहिए गर्मी, कि मुझे हीट चाहिए, और हीट अगर चाहिए तो करंट को ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, यानी मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। करंट को रेजिस्टेंस बहने से रोकता है, और अगर रोकेगा तो करंट को काम ज्यादा करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, रेजिस्टेंस को हराने के लिए। यानी करंट गर्मी प्रोड्यूस करेगा, और ये गर्मी पीछे एक पंखा लगा होता है वो मुझे फेंक देगा, इसको हीटर बोलते हैं। यानी निक्रोम तार में क्या क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है आंसर। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तार में हीट प्रोड्यूस होगी और ये, तो यही हीट, यही गर्मी, यही ऊष्मा इसे पिघला सकती है। सो आंसर है ए भी, बी भी, और सी ऑप्शन है, क्योंकि ये करंट को 5 एम्पियर तक सह सकता है, तो ये भी ठीक है, यानी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। निक्रोम की जो तार है वो हाई रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए उसका, तो आंसर है डी, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? मैटर क्या होता है? मास कंटेंट इन द बॉडी। 3 तरह के होते हैं मैटर, या तो कोई चीज सॉलिड हो सकती है, या कोई चीज लिक्विड हो सकती है, या गैस हो सकती है। तो आंसर है A3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें भी बताता हूं जो पूछी जा सकती हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। एक होता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और एक होता है सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैटर, बहुत कम लोग जानते हैं इसे बोलते हैं फर्मियोनिक पोटेशियम, फर्मियोनिक कंडेंसेट ऑफ पोटेशियम। तो ये मैं थोड़ी सी आपको एडवांस चीजें बता रहा हूं आपके ज्ञान के लिए। फर्मियोनिक कंडेंसेट ऑफ पोटेशियम, ये बस आप नाम याद रख लो, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे ये क्या है, लेकिन आंसर आपको 3 मार्क करना है। अगर एक बंद कमरा है और बंद कमरे के अंदर मैं अपना फ्रिज खोल दूंगा तो कमरा ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? बताइए। अब देखिए, ये एनर्जी का सिद्धांत लगा कंजर्वेशन का। ये एक कमरा है और ये कमरे में फ्रिज रखा हुआ है। ये फ्रिज का दरवाजा मैंने खोल दिया, तो ये मत सोचिए कि फ्रिज ठंडा करता है तो कमरा ठंडा हो जाएगा, नहीं, फिर कमरा उल्टा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये दरवाजा खोल दिया फ्रिज का, फ्रिज के अंदर जो हीट थी वो बाहर निकल गई,
यानी फ्रिज को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फ्रिज को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ठंडा करने के लिए, यानी फ्रिज वर्क करेगा, फ्रिज वर्क ज़्यादा करेगा। वर्क क्या होता है? वर्क यानी हीट, दोनों की यूनिट जूल होती है, यानी फ्रिज के अंदर से हीट निकलेगी और वो हीट कमरे में फैल जाएगी, क्योंकि फ्रिज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ें ठंडी करने के लिए। तो आंसर क्या है? टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज। चोक, चोक क्यों यूज करते हैं? चोक आपने सुना है कभी? चोक क्यों यूज करते हैं? चोक हम यूज करते हैं करंट एसी सर्किट के अंदर कम करने के लिए। करंट हमारे घर में कम आए, एसी सर्किट के अंदर, किसी भी एसी सर्किट के अंदर कम आए, चोक यूज करते हैं। और इसमें एक ऑप्शन देखिए, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कौन करता है? तो ये चोक नहीं करता, ये करता है रेक्टिफायर, जैसे डायोड, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी का या किसी का भी कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जब वो कोई भी ऊष्मा नहीं देगा? पहले तो आप ये बताओ टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। सेल्सियस मत सोचना, गलत कर दोगे आंसर, केल्विन। अब -273 डिग्री सी को बोलते हैं जीरो केल्विन, यानी एब्सोल्यूट जीरो, इसमें कोई हीट नहीं होगी। सो आंसर है डी, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है धरती के ऊपर, धरती पे नहीं कहीं पे भी, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, यानी जीरो केल्विन। पारसेक किसकी यूनिट है? इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं हिला के रख देने वाले। पारसेक, देखिए, एक आपने ये शब्द सुना है लाइट ईयर? एक साल के अंदर लाइट या प्रकाश जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं लाइट ईयर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है? सब लोग मार्क कराते हैं टाइम, टाइम की यूनिट नहीं है। ईयर देख के ये मत सोचो टाइम की यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस नापती है। लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये होता है लाइट ईयर। और 3.26 लाइट ईयर को पारसेक बोलते हैं। तो आंसर है डिस्टेंस। अगर आप 3.26 लाइट ईयर को मिला देंगे तो बन जाएगा एक पारसेक। तो लाइट ईयर भी आता है और पारसेक भी आता है, दोनों यूनिट है डिस्टेंस की। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के जो मुझे लगा मेरे को आपके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि मुझे इतने सारे आपके ईमेल मिले। और एक बात याद रखिए, जीएस के अंदर स्कोर करना बिल्कुल आसान नहीं है। जीएस एक ऐसी चीज़ है जो कंसेप्ट अगर आपके नहीं है तो आप एक सीमा से ज़्यादा रट्टा नहीं लगा सकते, याद नहीं कर सकते। थोड़े से कंसेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपने आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, रेलवेज़ के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और ये वीडियो फिजिक्स वाला कैसा लगा ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेलवे से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जैसे ही समय मिले, या कोई अगर खास टॉपिक है जो आप चाहते हैं रेलवे से रिलेटेड या एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो मैं कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे वो भी फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स सीख सकें। और इसी तरह से आपका प्रोत्साहन मुझे जिस तरह से मिल रहा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।